हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है रवि सौखिया और मैं आप लोगों को कॉस्टिंग पढ़ाने वाला हूं इस पूरे सेशन के दौरान। दोस्तों, मैं पिछले 20 साल से जयपुर में सीए फाइनल और सीए इंटर के लिए कॉस्टिंग की क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं और अब मैं आप लोगों के साथ में सीए फाइनल की जो क्लास है, फास्ट ट्रैक की जो क्लास है सीए फाइनल कॉस्टिंग की, वो अब मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज ये हमारी पहली क्लास है। आज पहली क्लास में आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे क्लास को लेकर के कि हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सब बातें अपने दिमाग में चलती रहेंगी। तो पहले अपन लोग उन सारी की सारी बातों को क्लैरिफाई कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात जो हमारे मन में आती है वो ये कि सर, ये जो फास्ट ट्रैक बैच हम लोग लेने जा रहे हैं, सर क्या ये फास्ट ट्रैक बैच हमारा पूरा का पूरा कोर्स कवर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या सिलेक्टिव कवरेज आप इसमें करने वाले हो? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा फास्ट ट्रैक बैच है, इसमें हम कोई सिलेक्टिव कवरेज नहीं करेंगे। मैं पूरा का पूरा आप लोगों का जो पूरा का पूरा कॉस्टिंग का सिलेबस है, ये पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों का कवर करूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस फास्ट ट्रैक बैच में सिलेक्टिव कवरेज नहीं है, इस फास्ट ट्रैक बैच में फुल कवरेज होने वाला है। मतलब जितना भी कॉस्टिंग का मटेरियल है, जितना भी कॉस्टिंग का मैटर है, वो हम लोग सब कुछ इस फास्ट ट्रैक बैच में कवर करने वाले हैं। नंबर 2, सर एक बात बताइए कि रेगुलर बैच में अगर हमें 75 क्लासेस लगती हैं और ये जो फास्ट ट्रैक बैच है, इस फास्ट ट्रैक बैच में हम लोगों को करीब 40 क्लासेस, 35 से 40 के बीच में कुछ क्लासेस जो हैं वो लगने वाली हैं। तो सर क्लासेस के बीच में इतना डिफरेंस कैसे? रेगुलर बैच में जहां 75 क्लासेस होती हैं, वहां फास्ट ट्रैक बैच में 35 टू 40 क्लासेस होंगी। सर ये हाफ क्लासेस कैसे? क्लासेस में इतना फर्क क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्लासेस में जो डिफरेंस, क्लासेस में जो नंबर ऑफ क्लासेस में फर्क रहता है, वो सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस की वजह से रहता है। जो मेरा रेगुलर बैच है, उस रेगुलर बैच में मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाता हूं जो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएं। लेकिन फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग सिमिलर क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। मतलब अगर एक ही तरह के इंस्टीट्यूट ने 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं फास्ट ट्रैक बैच में दोनों क्वेश्चन कवर नहीं करूंगा। मैं आप लोगों को एक ही क्वेश्चन उसमें कवर करते हुए चलूंगा। मतलब हम लोग सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, हम हर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी कवर करेंगे, लेकिन हम रिपीटेड क्वेश्चंस को कवर नहीं करेंगे। मतलब एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, तो हम वहां पर 4 क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम उनमें एक ही क्वेश्चन करेंगे। और जो 3 सिमिलर क्वेश्चन है वो हम लोग नहीं करेंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस विच इज गोइंग टू बी इन रेगुलर बैच एंड फास्ट ट्रैक बैच। ठीक, उसके बाद में एक दूसरा सवाल और आता है कि सर ये बताइए कि ये जो फास्ट ट्रैक बैच आप हमें देने वाले हैं, इन क्लासेस में क्या जनवरी 19 का जो सीए इंस्टीट्यूट ने नया स्टडी मटेरियल निकाला, वो जनवरी 19 का जो स्टडी मटेरियल है वो इसमें पूरा कवर होगा कि नहीं होगा? तो एक बात सुनो कि ये जितना भी जो भी क्वेश्चन सीए इंस्टीट्यूट ने जनवरी 19 के स्टडी मटेरियल में डाले हैं, दोस्तों वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे फास्ट ट्रैक बैच में कवर्ड रहेंगे। वो मेरी फास्ट ट्रैक की बुक में कवर्ड हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग फास्ट ट्रैक बैच के अंदर कवर करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जनवरी 19 के स्टडी मटेरियल के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका जो पुराना स्टडी मटेरियल है वो भी पूरा का पूरा कवर्ड है और जो नया स्टडी मटेरियल है वो भी पूरा का पूरा कवर्ड है। तो आप लोगों को कवरेज के लिए जनवरी 19 के स्टडी मटेरियल के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, तीसरा सवाल आपके दिमाग में आएगा कि सर ये बताइए कि जो फास्ट ट्रैक बैच है, इस फास्ट ट्रैक बैच में आप थियरी एंड केस स्टडी जो है उसे कवर करेंगे या नहीं करेंगे? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग पूरी की पूरी थियरी को कवर करेंगे। सीए इंस्टीट्यूट ने जितनी थियरी और जितनी केस स्टडीज ओल्ड स्टडी मटेरियल में और न्यू स्टडी मटेरियल में, मतलब जनवरी 19 के स्टडी मटेरियल में जितनी भी केस स्टडीज दे रखी हैं, वो सारी की सारी थियरी और वो सारी की सारी केस स्टडीज जो है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, एक और वादा मैं आपके साथ में कर दूं कि ये थियरी जो है वो हम लोग इतनी गहराई से पढ़ने वाले हैं और थियरी हम लोग इतनी डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आप लोगों को थियरी जो है वो बिल्कुल टिप्स पर रहेगी। थियरी याद करवाने की जो जिम्मेदारी है वो सारी मेरे ऊपर है।
मैं आप लोगों को सीए फाइनल कॉस्टिंग की पूरी थियरी जो है वो मैं आप लोगों को क्लास में ही याद करवा दूंगा, आपको उसके लिए भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। नंबर 4 मैं आपको बता दूं बेटा कि हम लोग अब नंबर 4 बात आती है कि सर हमें आपके इस फास्ट ट्रैक बैच में बुक्स कितनी मिलेंगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको इस बैच में 2 बुक्स मिलेंगी। सर 2 बुक्स किस चीज की? एक बुक बेटा आप लोगों को मिलेगी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, जिनमें सारे प्रैक्टिकल वाले टॉपिक्स होंगे, जिनमें हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरी जो बुक है वो आप लोगों की रहेगी थियरी एंड केस स्टडी की बुक। और थियरी एंड केस स्टडी की बुक में कहीं कहीं पर थियरी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी है, वो भी अपनी थियरी वाली बुक में ही कवर्ड रहेंगे। तो आप लोगों को बेटा यहाँ पे 2 बुक्स मिलेंगी, एक आपको मिलेगी प्रैक्टिकल की बुक्स और एक आपको मिलेगी थियरी की बुक्स। और थियरी की बुक के लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत जबरदस्त जो चीज है जो आपको थियरी की बुक में मिलने वाली है वो है थियरी की बुक आपको हैंड रिटन बुक मिलेगी। थियरी की बुक में आपको सीए इंस्टीट्यूट की वो जो टेक्निकल डिफिकल्ट वाली लैंग्वेज है वो आप लोगों को नहीं पढ़नी पड़ेगी, बल्कि आप लोगों को एक सिंपल नोट्स वाली जो लैंग्वेज है वो आप लोगों को पढ़ने को मिलेगी। आपका पूरा स्टडी मटेरियल इस थियरी बुक में कवर्ड रहेगा, लेकिन ये थियरी बुक जो है वो हैंड रिटन बुक रहेगी, वो नोट्स की तरह वाली बुक रहेगी। आप लोग जब उस बुक को पढ़ेंगे, जब हम लोग थियरी उस बुक से पढ़ेंगे तो आपको हमेशा यही फील आएगा कि आप अपने नोट्स अपने रजिस्टर को रीड कर रहे हो। तो थियरी जो है वो भी बहुत सिंप्लीफाई कर दी गई है मेरे द्वारा, और वो हैंड रिटन बुक में आपको थियरी की जो नोट्स मिलेंगे वो आपको बहुत ही जबरदस्त नोट्स मिलने वाले हैं। खैर चलिए दोस्तों, ये तो थी सारी की सारी बात हम इस कोर्स में हम कैसे कवर करने वाली हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जनवरी 19 का जो स्टडी मटेरियल है वो भी कवर रहेगा। ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल में जो अच्छे क्वेश्चंस थे, ओल्ड कोर्स के प्रैक्टिस मैनुअल के जितने भी क्वेश्चन न्यू कोर्स के लिए रेलेवेंट है वो भी सब कवर्ड रहेंगे। जो आपके लेटेस्ट एमटीपी आरटीपीज हैं वो भी सब कवर्ड रहेंगे। ठीक है, आपके जनवरी 19 के स्टडी मटेरियल में जितने भी नए क्वेश्चन डाले गए वो भी सब इसमें रहेंगे। और जो थियरी है वो तो क्या बताऊं, थियरी की जो क्लास है वो तो बहुत जबरदस्त होने वाली है। थियरी की क्लास में तो हम लोग हैंड रिटन बुक से पढ़ेंगे और हैंड रिटन नोट्स जो हमारे हैं उनसे हम लोग रीड करेंगे और पूरी की पूरी थियरी को हम क्लास में ही याद कर लेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये एक बेसिक आइडिया था जो मैं आप लोगों को देना चाहता था इस क्लास के बारे में, वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। और अब मुझे लगता है कि अब क्योंकि आप फास्ट ट्रैक बैच ले रहे हैं और आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, तो मैं और आपका समय नहीं लूंगा और हम लोग अपनी बात को जल्दी शुरू करेंगे। और आज जो चैप्टर मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं वो चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इसका 8 to 12 मार्क्स का वेटेज बिल्कुल फिक्स्ड है। मतलब 8 से लेकर 12 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन इसका आना कंपलसरी है, मस्ट है। तो हम लोग इसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि सीए इंटरमीडिएट में जब आपने ये चैप्टर पढ़ा था तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए आमतौर पे नाइटमेयर हुआ करता था और आप लोग इसके फॉर्मूलाज जो हैं वो याद करने से बहुत डरते थे। अब आप बोलेंगे सर आप बहुत सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो, सर इंटर में हमने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है और इंटर में हमें टफ लगा करता था और फाइनल में भी पढ़ना है, सर वो कौन सा टॉपिक है? तो लीजिए बेटा मैं सस्पेंस ब्रेक करता हूं और मैं आपके साथ में शुरू करता हूं अपना पहला चैप्टर। और बेटा सबसे पहला चैप्टर जो मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं, दैट चैप्टर इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेटा इस चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा ये वाला चैप्टर जब आप लोग सीए इंटरमीडिएट में पढ़ रहे थे तब आप लोगों को ये वाला चैप्टर बहुत टफ लगा करता था, और आमतौर पे मैं देखा करता हूं कि जो स्टूडेंट हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैप्टर को एग्जाम में छोड़ के चले जाते थे। उनको लगता था कि भैया ये जो चैप्टर है ये बहुत टफ है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके फॉर्मूला याद नहीं होते, इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते। तो बहुत सारी बातें आप लोगों के दिमाग में रहती थी इस चैप्टर को लेकर। लेकिन दोस्तों मेरा वादा है कि जब आप लोग मेरा बैच, मेरी क्लासेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की कंप्लीट करेंगे तब ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो चैप्टर है वो बिल्कुल आपके टिप्स पर होगा और आप लोग बहुत आराम से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सभी क्वेश्चंस को लॉजिकली कर पाएंगे। नंबर 2, आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी भी कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। सारे के सारे फॉर्मूला आपके टिप्स पर होंगे, आपकी उंगलियों पर सारे के सारे फॉर्मूला होंगे। आप सारे फॉर्मूला लिख सकते हो, लेकिन आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ में बेसिक बातें कर ली हैं। मैं अपने पहले चैप्टर का हेडिंग डाल चुका हूं और मुझे लगता है कि अब और बातें नहीं करते हुए अपने वो चैप्टर शुरू कर ही लेना चाहिए। चलिए
आइए दोस्तों, सबसे पहला अपन इस चैप्टर का मीनिंग लिखेंगे, लेकिन मीनिंग से पहले बेटा मैं दो बातें यहां पे लिख दूं। ये चैप्टर बहुत सिंपल है और दूसरी बात, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये जो चैप्टर है ये ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों के अंदर ही ये वाला चैप्टर बहुत वेटेज कैरी करता है। हर अटेम्प्ट में इसका 8 से 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आता ही आता है, और इसीलिए मैंने सबसे पहले इसी चैप्टर से स्टार्ट किया है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है। दोस्तों स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब बहुत आसान है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है ये कॉस्ट निकालने का तरीका है। वैसे आप लोग को याद होगा इंटरमीडिएट में आप लोगों ने कॉस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, और कॉस्टिंग की डेफिनेशन थी, कॉस्टिंग का मतलब होता है जो कॉस्ट निकालने का तरीका और टेक्निक है, जो कॉस्ट कैलकुलेट करने का मेथड एंड टेक्निक है, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्ट निकालने के तरीके को हम लोग कॉस्टिंग बोलते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी कॉस्ट कैलकुलेट करने का ही तरीका है। दोस्तों एक बात को समझिएगा कि अगर आप लोग कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और अगर आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए अगर आप उस प्रोडक्ट की कॉस्ट, प्रोडक्ट की वैल्यू यदि आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हो तो बेटा उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जरा बात को ध्यान से समझना। अब जरा बात को समझना कि जो हमारा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करके हमें बताता है कि भैया अगर एक यूनिट आप लोग बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बनाते हो, मतलब मटेरियल की नॉर्मल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हो, वर्कर नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करता है, वर्कर को उतना ही टाइम लगता है जितना कि लगना चाहिए, वेरिएबल ओवरहेड भी उतना ही लगता है जितना लगना चाहिए, तो एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये हमें बताता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। मतलब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कहता है कि यदि हमारे प्रोडक्शन के सभी फैक्टर नॉर्मल एफिशिएंसी पे काम करते हैं तो एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट आती है, उस कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये निकालने का काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जो अपने को बताता है कि एक यूनिट को बनाने में कितना मटेरियल लगना चाहिए, कितनी लेबर लगनी चाहिए, कितना ओवरहेड लगना चाहिए, ये वही हमें बताता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। मान लेते हैं कि जो मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें बताया कि सर एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। अब बेटा जो मेरा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है उस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें बता दिया कि भैया एक यूनिट बनाने में 2 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। आज मान लीजिए बेटा 1 अप्रैल है और आज 1 अप्रैल को मैंने 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। अच्छा, 2 अप्रैल को मैंने 2000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। 3 अप्रैल को मैंने 4000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। 4 अप्रैल को मैंने 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया। अब बेटा ये जो मैंने प्रोडक्शन किया है, यदि इस पूरे के पूरे प्रोडक्शन को यदि मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू कर दूं, अगर मैं अपने प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू कर दूं, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू करने को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब आप ये समझो कि मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मुझे बता दिया कि एक यूनिट को बनाने में 2 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। अब मैं जितना भी प्रोडक्शन करूंगा उस पूरे के पूरे प्रोडक्शन को मैं 2 रुपए की वैल्यू पर वैल्यू कर दूंगा, और हर यूनिट को अगर मैं 2 रुपए पर वैल्यू कर दूंगा तो बस बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर लेकिन एक बात मुझे बताइए सर, अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात की जाए तो एक्चुअल कॉस्ट तो हमारी डिफरेंट रहेगी। मैंने बोला बिल्कुल, यह हो सकता है कि आपने 1000 यूनिट की वैल्यू आपने ले ली 2000 रुपए, 2000 यूनिट की वैल्यू आपने ले ली 4000 रुपए, 4000 यूनिट की वैल्यू आपने ले ली 8000 रुपए, 500 यूनिट की वैल्यू आपने ले ली 1000 रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि आपने अपने एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू कर लिया है। लेकिन ऑब्वियस ही बात है बेटा कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट लग रही होगी वो जरूरी नहीं इतनी लग रही हो।
आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो हो सकता है इससे डिफरेंट लग रही हो, मतलब हो सकता है इससे ज्यादा लग रही हो सकता है इससे कम लग रही हो। कहने का मतलब हो सकता है कि मेरी एक्चुअल कॉस्ट 2200 लगी हो, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 3500 लगी हो, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 8400 लगी हो, मेरी एक्चुअल कॉस्ट 900 लगी हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट लग रही है वो मेरी स्टैंडर्ड कॉस्ट से डिफरेंट हो सकती है। अब सुनिएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि जितना भी माल आप बना रहे हो उस प्रोडक्शन को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करो, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है जिसे हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, उसे एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस मानकर कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर दो। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कहती है कि जो भी माल आपने बनाया उस बनाए गए माल को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू कर लो, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे आप कहो वेरिएंस, और इस वेरिएंस को आप कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर दो। जैसे कि अपन लोग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को राइट ऑफ करते हैं, बिल्कुल वैसे ही आप इस वेरिएंस को भी पी एंड एल से राइट ऑफ कर दीजिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने का एक ऐसा तरीका है जिसमें हम बनाए गए माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हैं, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है जिसे वेरिएंस कहा जाता है उसे हम लोग कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस की तरह। बच्चे बोलते हैं ठीक है सर, ये डेफिनेशन वाली बात तो एकदम ठीक है सर, लेकिन हम तो बचपन से ये पढ़ते आए कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस एंड सो ऑन, ये सारे के सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट करने। बेटा वेरिएंसेस कैलकुलेट करना एक पार्ट है, लेकिन अगर आप पूछें कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जो डेफिनेशन है वो तो यही है। एक और बात मैं बता दूं कि अभी आप लोगों को जो बात मैंने समझाई, जो एग्जाम्पल मैंने दिया और मैंने आपको ये डेफिनेशन समझाई, इस डेफिनेशन को आमतौर पे बच्चा उतना सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन आगे चल के जब मैं रिकंसिलेशन के टॉपिक में आऊंगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब मैं रिकंसिलेशन के टॉपिक में आऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि जो डेफिनेशन मैंने अभी बोली है वो डेफिनेशन रिकंसिलेशन वाले टॉपिक का मुख्य आधार है। तो आप ध्यान रखना, हम लोग अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन आपको किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि जो जो बातें हम लोग पढ़ेंगे, हो सकता है हम लोग चैप्टर के शुरू में कोई बात पढ़ रहे हैं लेकिन वो चैप्टर के लास्ट में जाकर हमारे काम में आए, इसलिए हर एक बात को बहुत गहराई से सुनना है। और ये जो डेफिनेशन मैंने बताई, इस डेफिनेशन को भी अपने दिमाग में एकदम जमा करके रखना है, और जमा कर इसलिए रखना है क्योंकि जब रिकंसिलेशन वाला टॉपिक आएगा तब मैं इसी डेफिनेशन को वापस लूंगा और इसी डेफिनेशन के बेसिस पर मैं रिकंसिलेशन का पूरा टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा। ठीक, चलिए तो आइए बेटा अपन लोग लिखना शुरू करते हैं। मीनिंग में आप लोग लिखिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग is a method of costing in which all our production will be valued at standard cost per unit. All our production will be valued at standard cost per unit. जितना भी हमारा प्रोडक्शन है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट पर वैल्यू होगा, एंड द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट to be called as variance will be charged from costing P&L account, will be charged from costing P&L account as we do for abnormal loss and abnormal gain.
बेटा जैसा हम लोग एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के साथ में करते हैं, बिल्कुल वही काम अपने को यहां पे वेरिएंसेस के साथ में भी करना है। जैसे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन को हम लोग कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देते हैं, वैसे ही अपन लोग वेरिएंसेस को भी पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है कि अगर मेरा कॉस्ट वेरिएंस अगर एडवर्स आ रहा है, इसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस है एक तरह का, और अगर मेरा कॉस्ट वेरिएंस फेवरेबल आ रहा है तो वो एबनॉर्मल गेन है एक तरह का। तो बेटा वो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की तरह कॉस्टिंग पी एंड एल में चले जाएंगे। अच्छा, अब एक बात का हमेशा ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा जमा हुआ रहना चाहिए। सर क्या कॉन्सेप्ट? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बेटा कई बार आपको ऐसा लगेगा कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है ये बजटिंग डिपार्टमेंट के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अलग है और बजटिंग डिपार्टमेंट अलग है। बेसिक डेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार किया जाता है और बजटिंग डिपार्टमेंट उस डेटा के बेसिस पर आने वाले समय के लिए बजट तैयार करती है। तो ध्यान रखना, टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है, टोटल कॉस्ट का अंदाजा लगाना ये बजटिंग डिपार्टमेंट का काम है, लेकिन एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए ये कैलकुलेट करना बजटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये कैलकुलेट करना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का काम है। कहने का मतलब मैं आपको जरा समझाता हूं। एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये डिसाइड किया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। बेटा एक यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी ये तय किया जाता है, ये तय किया जाता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। अब मेरी बात को समझना, जैसे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने आपको बता दिया कि सर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। तो बेटा इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने पूरा कैलकुलेशन करके आपको बताया कि सर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट जो है वो लगनी चाहिए। अब ये डेटा इस्तेमाल करेगा कौन? बजटिंग डिपार्टमेंट। अब जो मेरा बजटिंग डिपार्टमेंट है वो बजटिंग डिपार्टमेंट, ये जो बजटिंग डिपार्टमेंट है ये बजटिंग डिपार्टमेंट इस जानकारी का इस्तेमाल करेगा और बजटिंग डिपार्टमेंट कहेगा, क्या कहेगा? बजटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा सर आने वाले वर्ष में हम 1 लाख यूनिट बनाने वाले हैं। सुन रहे हो? अब बजटिंग डिपार्टमेंट जो है वो अपने प्रोडक्शन का बजट बनाता है। बजटिंग डिपार्टमेंट ये एनालाइज करता है कि आने वाले समय में उसे कितने यूनिट बनाने हैं। अब ये जो बजटिंग डिपार्टमेंट है ये इस जानकारी का इस्तेमाल करेगा। बजटिंग डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से पूछेगा बताओ भाई एक यूनिट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगने वाली है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा भाई एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बताएगा। और इसके बेसिस पर जो हमारा बजटिंग डिपार्टमेंट है वो अपनी बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट करेगा 10 लाख। अब बजटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा कि भाई साहब आने वाले समय में मुझे 1 लाख यूनिट बनाकर बनानी है और एक यूनिट बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगती है, तो 1 लाख यूनिट बनाने में मेरे 10 लाख रुपए की कॉस्ट लगने वाली है। तो जो मेरा बजटिंग डिपार्टमेंट है वो बजटिंग डिपार्टमेंट अपनी टोटल कॉस्ट का अंदाजा लगाएगा, अपनी टोटल कॉस्ट का बजट बनाएगा और बोलेगा आने वाले वर्ष में हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट लगने वाली है 10 लाख रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है वो निकालने का काम कभी भी बजटिंग डिपार्टमेंट नहीं करता, यह काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट करता है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ये जानकारी बजटिंग डिपार्टमेंट को देता है और बजटिंग डिपार्टमेंट इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी बजटेड कॉस्ट कैलकुलेट करता है या अपने अलग अलग तरह के बजट जो है वो बनाता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कभी भी बजटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं होता, यह काम सिर्फ किसका है? यह काम सिर्फ किसका है? यह काम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। खैर, बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये इतनी गहराई से बात समझाने की क्या जरूरत थी? तो मैं आपको बताऊं बात समझाने की जरूरत थी, यह भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अच्छा जी, सर ये बताओ
इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं? सर बस ये बता दो, इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो मैं आपको पहले बता दूं कि अब मैं टॉपिक्स की लिस्ट यहां पे लिखने जा रहा हूं, लेकिन जो टॉपिक्स की लिस्ट में लिखने जा रहा हूं, इस लिस्ट को देख करके घबराना नहीं है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि इतने सारे टॉपिक हमको पढ़ने हैं, ठीक है? तो लिखिए, सबसे पहला मैं आपको समझाऊंगा मीनिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट, इन तीनों का मतलब समझाऊंगा, तीनों में डिफरेंस क्या होता है। नंबर 2, फिर मैं आपको सिखाऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो पूरे के पूरे वेरिएंसेस अपन लोग पढ़ेंगे, उस पूरे के पूरे वेरिएंस का स्ट्रक्चर क्या है, हम लोग उस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे अपना पहला वेरिएंस, जिसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। बेटा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस के साथ में, या मैं इसे और थोड़ा नीचे ले जाता हूं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। प्लानिंग वेरिएंस एंड ऑपरेटिंग वेरिएंस का जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं आप लोगों को सिखाऊंगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बाद में। उसके बाद में बेटा फिर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। तो बेटा इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस के साथ में फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस विद लर्निंग कर्व, विद लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट। मैं आपको डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपको सिखाऊंगा लर्निंग कर्व कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक? उसके बाद में बेटा फिर हम लोग पढ़ेंगे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। बेटा वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स मार्जिन वेरिएंस। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेल्स वैल्यू वेरिएंस। सेल्स वैल्यू वेरिएंस ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। प्रिपरेशन ऑफ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बेटा जो हमारा बजटेड प्रॉफिट है और जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, उस डिफरेंस को मैच करने के लिए हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना वो सीखेंगे, ठीक है? उसके बाद में बेटा हम लोग सीखेंगे
रिस्क एनालिसिस विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, रिस्क एनालिसिस विद स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में रिस्क एनालिसिस, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में या रिस्क एनालिसिस की जगह आप लोग बोलें, इसकी जगह मैं इसका दूसरा नाम लिख देता हूं जो आपको कॉमनली सुनने को मिलेगा, और वो मैंने लिख दिया है इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। तो हम लोग इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस जो है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, और एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। मतलब अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अकाउंटिंग की जाए तो वो अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, वो अकाउंटिंग का जो तरीका है वो भी हम लोग यहां पे पढ़ेंगे, और वो टॉपिक हमारा रहेगा सिंगल प्लान एंड पार्शियल प्लान। और बेटा एक टॉपिक और हमारा रहेगा, एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, और वो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बेटा हम लोग इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। अब बच्चे मुझे बोलते हैं सर ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? बेटा आपको याद है आप लोग ने सीए इंटरमीडिएट में प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो बस वही इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ में मिक्स करके लेंगे, ठीक है? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हम इन दोनों को मिक्स करके लेंगे। अच्छा सर लेकिन हमें तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो इंटर में पढ़ा था वो हमें याद ही नहीं है। तो बेटा आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं आपको पूरा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे लेकर आऊंगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। इसके अलावा बेटा एक टॉपिक हम लोग और पढ़ेंगे, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग विद रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, विद रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो बेटा अपन लोग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग रेलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट के साथ में भी पढ़ेंगे, तो ये वाली बात भी अपने को यहां पे पढ़नी है। तो बेटा आप लोग यहां पे देख सकते हैं अभी मैंने यहां पे आप लोगों को बताया कि इस पूरे चैप्टर में मैं आपके साथ में क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। मैंने उन सारे के सारे टॉपिक्स की यहां पे लिस्ट बना दी है, और मैंने आपको ये लिस्ट बनाने से पहले ही बोला था कि लिस्ट को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक एक टॉपिक को बड़े आराम आराम से पढ़ते जाएंगे और ये चैप्टर देखते ही देखते आंखों के सामने खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं, ये सारे के सारे टॉपिक अपन लोग यहां पे पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हमारी सीए इंस्टीट्यूट ने नए स्टडी मटेरियल के माध्यम से ही हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस किए हैं, और बेटा वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें उन्हें कतई मिस नहीं करना है, ठीक है? चलिए तो आइए बेटा अब ये सारी 15 के 15 टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है शुरुआत तो टॉपिक नंबर 1 से ही होगी। तो चलिए टॉपिक नंबर 1 लिखिए, मीनिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट कॉमा स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। हाँ जी बेटा टॉपिक नंबर 1 जो हम लोग करने वाले हैं वो है मीनिंग ऑफ बजटेड कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट। अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर बताइए इनमें क्या डिफरेंस होता है। चलो तो सुनो मेरी बात। देखो बेटा
आप लोगों को मालूम है कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालने का काम है वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट अपना काम ऑलरेडी कर चुका है, वो हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकाल कर दे चुका है। अब जरा ध्यान से समझना कि अगर मैं उस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट की सहायता से बजटेड प्रोडक्शन की कॉस्ट कैलकुलेट करता हूं तो वो कहलाएगी बजटेड कॉस्ट। मेरी बात को समझना, मेरे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने मुझे बता दिया कि एक यूनिट को बनाने की जो हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो 10 रुपए की है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा यह बता दिया गया है कि एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड के मुताबिक 10 रुपए की कॉस्ट लगनी है। अब ध्यान से समझे बेटा, मेरा बजटेड प्रोडक्शन है 1 लाख यूनिट्स का, मतलब यह हुआ कि बजट के मुताबिक मुझे 1 लाख यूनिट बनाने हैं। लेकिन भैया अब की बार अपना काम बढ़िया रहा और मैंने अब की बार 1 लाख यूनिट की जगह 1,20,000 यूनिट बना दी। मैंने 1 लाख यूनिट की जगह 1,20,000 यूनिट बना दी। अब बिल्कुल केयरफुली मेरी बात को सुनना बेटा। अब यहां पे अगर बजटिंग डिपार्टमेंट की बात की जाए तो बजटिंग डिपार्टमेंट ये कहेगा कि सर एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए और हम लोग 1 लाख यूनिट बनाने वाले हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सर बजट के मुताबिक हमारे 10 लाख रुपए खर्च होने वाले हैं। तो बजटिंग डिपार्टमेंट बजटेड प्रोडक्शन के लिए कितनी कॉस्ट लगने वाली है ये हमें बताता है, और इस बजटेड प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट को बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? बात को जरा समझना, मेरा जो बजटिंग डिपार्टमेंट है वो बजटिंग डिपार्टमेंट ये कहता है कि भाई साहब बजट के मुताबिक मुझे 1 लाख यूनिट बनानी है, और अंदाजा देखा जाए तो एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगने हैं, तो इस 1 लाख यूनिट को बनाने में 10 लाख रुपए लगने की उम्मीद है। मतलब इस 1 लाख यूनिट को बनाने की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 10 लाख रुपए की है। तो बेटा ये जो 10 लाख रुपए है ये बजटेड प्रोडक्शन की कॉस्ट है, और इस बजटेड प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं टोटल बजटेड कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोटल बजटेड कॉस्ट। लेकिन सुनो, अगर मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट करूं कि सर एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट का है, सुनना मेरी बात को, अगर मैं कहूं कि सर एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट का है और एक यूनिट को बनाने में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, तो बेटा ये जो 1,20,000 यूनिट है इसे बनाने में 12 लाख रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए, और इस 12 लाख रुपए की कॉस्ट को बेटा हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसका मतलब फर्क समझो, बजटेड प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसे बोलते हैं बजटेड कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। प्लीज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा बजटेड प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसे बोलते हैं बजटेड कॉस्ट, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन की जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसे हम लोग बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब जितने भी यूनिट आपने एक्चुअली बनाए उन यूनिट्स को बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए था उसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन यह समझो कि इन 1,20,000 यूनिट को बनाने में मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी 13 लाख रुपए, तो बेटा इस 13 लाख रुपए को हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट। बेटा इस 1,20,000 यूनिट को बनाने में जो एक्चुअली हमारा पैसा लगा उस एक्चुअल खर्चे को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट। आ रही मेरी बात समझ में? तो अगर ये ध्यान रखना, मैं पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये बात कम से कम 200 बार बोलूंगा, और मेरी बात को ध्यान से दिमाग में बिठा लो, बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की एस्टिमेटेड कॉस्ट है। भैया एक्चुअल प्रोडक्शन 1,20,000 यूनिट का है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने हमें बता रखा है कि एक यूनिट को बनाने में 10 रुपए लगना चाहिए, तो 1,20,000 यूनिट को बनाने में खर्चा लगना चाहिए कितना? 12 लाख रुपए। तो 1,20,000 यूनिट की जो कॉस्ट लगनी चाहिए वो 12 लाख रुपए की है, और इस 12 लाख रुपए को ही हम लोग बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन अगर एक्चुअल कॉस्ट की बात की जाए तो सिंपल सी बात है भाई, इस 1,20,000 यूनिट को बनाने में जो एक्चुअली मेरी जेब से पैसा लगा उसे मैं क्या बोलूंगा? एक्चुअल कॉस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, यह ध्यान रखना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कभी भी बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर
नहीं करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अपन कभी भी बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कभी भी बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आप ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम कभी भी बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे, बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर नहीं करेंगे। हम हमेशा सिर्फ बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। और बेटा, जो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, इसे कहेंगे वेरिएंस। और बेटा, इस वेरिएंस को हम लोग अपने कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। ध्यान रखना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कहलाएगा कॉस्ट वेरिएंस, और उस कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा कि मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करूंगा, और बेटा स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर दूंगा। ठीक है, खैर अब इस बात को मैं अपनी पुरानी डेफिनेशन पे लेके जाता हूं, जो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले लिखवाई थी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप जो भी माल बनाओगे उस माल को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करोगे। अब आपने एक्चुअली कितने यूनिट बनाए? 1,20,000। तो इस 1,20,000 यूनिट को हम स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे, मतलब 10 रुपए पर वैल्यू करेंगे, मतलब 12 लाख रुपए पर वैल्यू करेंगे। और एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे कॉस्ट वेरिएंस बोलकर हम लोग उसे कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। तो बेटा यहां पे जो 1 लाख रुपए का डिफरेंस है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में, उस 1 लाख रुपए को हम लोग कॉस्ट वेरिएंस बोलकर कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों अपने दिमाग में ये वाली बात हमेशा के लिए फिट कर लो, बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन की होती है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की होती है। और ऑब्वियस बात है, एक्चुअल कॉस्ट तो एक्चुअल प्रोडक्शन की होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन की है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की है। और अपने दिमाग में एक बात फिट कर लो कि बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप एक्चुअल प्रोडक्शन को स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हो। वही तो काम कर रहा हूं, उसी को तो स्टैंडर्ड कॉस्ट बोल रहा हूं। तो एक्चुअल आउटपुट है 1,20,000 यूनिट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट है 10 रुपए। तो जो भी मेरा एक्चुअल आउटपुट है मैं उसे स्टॉक रजिस्टर में 10 रुपए की वैल्यू पे रिकॉर्ड करूंगा। मैं अपनी बुक्स में इस 1,20,000 यूनिट के प्रोडक्शन को 10 रुपीज के हिसाब से 12 लाख रुपीज पर वैल्यू करूंगा। इस 12 लाख को बोलते हैं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। और बेटा ये जो एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस, और इस कॉस्ट वेरिएंस को हम कॉस्टिंग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देते हैं। बच्चे बोलते हैं ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो एक काम करते हैं, जरा लिख भी लेते हैं इसके बारे में। हाँ जी, लिख भी लो। सबसे पहला बजटेड कॉस्ट। देखिए भाई, बजटेड कॉस्ट क्या है, लिखिए। इट मीन्स टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर बजटेड प्रोडक्शन। बेटा बजटेड प्रोडक्शन को बनाने के लिए अंदाजन कितने पैसे लगने चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। मतलब बजटेड प्रोडक्शन को बनाने में कितना पैसा लगना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, टोटल बजटेड कॉस्ट इज इक्वल्स टू बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। बजटेड प्रोडक्शन क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, मतलब बजट के मुताबिक 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना है, और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक 1 यूनिट को बनाने में 10 रुपए की कॉस्ट लगनी चाहिए। तो दोनों को मिलाकर बोल दें कि भैया हमारा 10 लाख रुपए की बजटेड कॉस्ट है। ठीक है, नंबर 2 स्टैंडर्ड कॉस्ट।
standard cost. It means total estimated cost which should have been incurred for manufacturing actual output. मतलब जो आपका एक्चुअल आउटपुट है उसे बनाने में आपका कितना पैसा लगना चाहिए था, दैट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट. क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू जो भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन है, इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट. और वैसे अगर आप लोग दिमाग लगाएं तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन था आपने उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू किया है, दैट्स इट. सी एक्चुअल कॉस्ट. और बेटा एक्चुअल कॉस्ट का मतलब क्या है, इट मींस द कॉस्ट which we have actually incurred for manufacturing actual production units. तो बेटा एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है वो कॉस्ट जो हमने प्रोडक्शन के लिए एक्चुअली इनकर की है, उसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल कॉस्ट. अब आप लोग बोलेंगे सर टोटल एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स इनटू एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट. बेटा यदि एक्चुअल प्रोडक्शन यूनिट्स को हम एक्चुअल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी. इसका मतलब ध्यान रखना, बजटेड कॉस्ट बजटेड प्रोडक्शन की है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल प्रोडक्शन की है. और एक्चुअल कॉस्ट जो है वो तो ऑब्वियस बात है, वो तो एक्चुअल प्रोडक्शन की होगी. ठीक. अच्छा, अब मेन बात को सुनना. पहली बात बेटा, हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते समय, जब हम कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो कॉस्ट वेरिएंस इज नेवर इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन टोटल बजटेड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. बेटा जो हमारा कॉस्ट वेरिएंस है वो कभी भी बजटेड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंस के बराबर नहीं होता है. सर फिर ये किसके बराबर होता है, तो याद रखना कॉस्ट वेरिएंस हमेशा बराबर होगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सुनो. अब आप हमेशा ध्यान रखना कि पूरी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो, लेकिन कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला सिर्फ एक ही रहेगा, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट. सिंपल सी बात है भैया, कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी, कितनी कॉस्ट लगी है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा कॉस्ट वेरिएंस है, जिसे हमें P&L से राइट ऑफ करना है. तो ध्यान रखना, चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूं, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूं, चाहे ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करूं, लेकिन कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला हमेशा यही रहेगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. ठीक है, क्लियर बात. चलो तो फिर आगे चलते हैं. आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं
ये तो बहुत बेसिक सी बात मैंने आपके साथ में डिस्कस की। अब मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं टॉपिक नंबर 2, और ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जरा डिस्कस करें। दोस्तों कहानी शुरू होती है जब हमारा ईयर एंड होगा, और ईयर एंड होगा तब हमारा जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनकी मीटिंग होगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में हमारा प्रॉफिट का जो फिगर है वो सामने रखा जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो सामने रखे जाएंगे। अब मान लीजिए हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख रुपए, और हमारा बजटेड प्रॉफिट था 1,40,000 रुपए। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा एक्चुअल प्रॉफिट 1 लाख है और हमारा बजटेड प्रॉफिट 1,40,000 का था, तो जो हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर है वो हमसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि हमारा जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपए कम हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहला जब हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जब सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट आएंगे, तब एक मुद्दा उठेगा कि हमारा बजटेड प्रॉफिट कितना था, पता चलेगा 1 लाख रुपए। हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, मान लो 1,40,000 रुपए। मैं उल्टा करके बोल रहा हूं। अब पॉइंट ये है कि अगर मेरा बजटेड प्रॉफिट 1 लाख है और मेरा एक्चुअल प्रॉफिट 1,40,000 है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर हमसे पूछेगा कि भाई साहब हमें 40,000 का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा क्यों हो रहा है, इसका कारण बताओ। तो बेटा हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में डिफरेंस क्यों आ रहा है। हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर ने पूछा कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट के बीच में फर्क क्यों आ रहा है। जवाब 2 निकले। 2 क्या बेटा? प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे 2 ही कारण हो सकते हैं। आप बोलेंगे सर प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे 2 कारण क्या हो सकते हैं? 1, आपने सेल ज्यादा करी है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, यदि आप सेल ज्यादा करोगे तो आपका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो सेल की वजह से प्रॉफिट का ज्यादा होना कहलाता है सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, तो बेटा सेल्स की वजह से हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो मिल रहा है इसे हम लोग बोलते हैं सेल्स मार्जिन वेरिएंस। और प्रॉफिट के ज्यादा होने का दूसरा रीजन है कॉस्ट वेरिएंस। इसका मतलब बेटा प्रॉफिट के ज्यादा होने का दूसरा रीजन है कि हमने अपना खर्चा कम किया है। एक बात मुझे बताओ, प्रॉफिट ज्यादा होने के 2 ही कारण हो सकते हैं, एक आपने सेल ज्यादा की है और दूसरा आपने खर्चा कम किया है। तो बस मैंने भी यहां पे वही बात लिखी, प्रॉफिट वेरिएंस के पीछे 2 ही रीजन है, एक या तो मेरी सेल बहुत ज्यादा है या फिर दूसरा रीजन है कि मेरी कॉस्ट बहुत कम है। तो मेरी सेल का ज्यादा होना या मेरी कॉस्ट का कम होना यही रीजन है मेरे प्रॉफिट के ज्यादा होने के। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी कॉस्ट कम लगी है तो ये बताओ आपकी कौन सी कॉस्ट कम लगी है, जरा वो बताओ। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, प्रोडक्शन में हम 4 तरह के खर्चे करते हैं। सर प्रोडक्शन के लिए 4 तरह के खर्चे कौन से? बेटा एक तो अपन लोग करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, दूसरा अपन लोग लगाते हैं डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, तीसरा हम लोग लगाते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, और चौथा बेटा अपन लोग लगाते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। तो बेटा एक तो अपन लोग लगाते हैं वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड और अपन लगाते हैं फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड। एक बात ध्यान रखो, अपने दिमाग में एक बात आज ही फिट कर लेना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये बात अपने दिमाग में डाल लो कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक काम करती है। याद रखना एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं इन पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम नहीं करती। तो ध्यान रखना कि आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना कि जब भी आप लोग वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हो तो याद रखना कि आप वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंसेस निकाल रहे हो। जब आप फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकालो तो याद रखना आप फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस जो है वो आप लोग निकाल रहे हो, क्योंकि याद रखिएगा
कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड तक, मतलब फैक्ट्री कॉस्ट तक काम करती है, फैक्ट्री कॉस्ट के आगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम नहीं करती है। इसलिए मैं आपको एक और चीज क्लैरिफाई कर दूं, जैसे आप लोग आज तक प्रॉफिट वेरिएंस समझते आए हो, दरअसल वो ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस है। बेटा जैसे आज तक अपन लोग अपनी पूरी इंटर की पढ़ाई में और पूरी फाइनल की पढ़ाई में जिस चीज को आज तक आप लोग प्रॉफिट वेरिएंस बोलते आए हो, वो दरअसल प्रॉफिट वेरिएंस नहीं है बच्चों, वो ग्रॉस प्रॉफिट वेरिएंस है। तो बेटा यहां पे आप ध्यान से समझिएगा कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है वो सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट तक ही काम करती है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग काम नहीं करती। इस पॉइंट का मैं बहुत जबरदस्त इस्तेमाल करूंगा जब मैं रिकंसिलिएशन के टॉपिक में पहुंचूंगा। खैर, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर मेरी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कम लगी है तो मैं उस बचत को बोलूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अगर मेरी लेबर कॉस्ट कम लगी है तो मैं इस बचत को बोलूंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अगर मेरा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कम लगा है तो मैं उसे बोलूंगा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। और बेटा अगर मेरा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कम लगा है तो मैं उसे कहूंगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस। तो भाई ये ध्यान रखो, क्वेश्चन शुरू होता है प्रॉफिट के डिफरेंस से। जब ईयर एंड होने पर हमारी कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और कंपनी की बोर्ड मीटिंग में हमारे सामने ये मुद्दा आएगा कि सर बजटेड प्रॉफिट 1 लाख है और एक्चुअल प्रॉफिट 1,40,000 है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर और बाकी के डायरेक्टर ये जानना चाहेंगे कि हमें 40,000 का प्रॉफिट ज्यादा क्यों हुआ। अब ऑब्वियस सी बात है, 40,000 का प्रॉफिट ज्यादा होने के पीछे दो ही कारण है, एक आपने सेल ज्यादा की है और दूसरा आपने खर्चा कम किया है। यदि आपने खर्चा कम किया है तो क्वेश्चन आता है कि आपने कौन सा खर्चा कम किया है, डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का या फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड का, और इनमें से कौन सा खर्चा आपने कितना कम किया है, कम इनकर किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट वेरिएंस। तो दोस्तों यहां इस पूरे चैप्टर में मैं आपके साथ में यही पढ़ने वाला हूं। मैं पहले आपके साथ में डिस्कस करूंगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, फिर मैं पढ़ूंगा आपके साथ में वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, और फिर मैं आपके साथ में पढ़ूंगा फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। और इन सबको पढ़ने के बाद में फिर मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा सेल्स मार्जिन वेरिएंस, और सेल्स मार्जिन वेरिएंस सीखने के बाद में फिर हम लोग अपने प्रॉफिट्स को रिकंसाइल करना सीखेंगे, फिर हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, फिर हम प्रॉफिट वेरिएंस के रीजंस को एनालाइज करना सीखेंगे। तो ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में। चलो बेटा, तो अब शुरू करते हैं अपन पहला वेरिएंस, और अब आप लोग मेरे साथ में हेडिंग डाल दीजिए टॉपिक नंबर 3, और टॉपिक नंबर 3 में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं डायरेक्ट मटेरियल्स कॉस्ट वेरिएंस। तो बेटा अब मैं यहां पर आप लोगों के साथ में सबसे पहला वेरिएंस मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं, और बेटा जो सबसे पहला वेरिएंस मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप लोग मुझे बोल सकते हैं सर ये जो वेरिएंस है, सर यही वो वेरिएंस है जो हमें बहुत इजी लगा करता था। मैंने बोला बिल्कुल, ये वही इजी वाला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है जो आप सब लोगों को भली प्रकार से आता था, लेकिन अब तक आप लोगों ने फॉर्मूला याद किए थे, लेकिन अब मेरे साथ में जब आप लोग डिस्कशन करेंगे तो हम लोग कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग सारे के सारे फॉर्मूला लॉजिकली बनाना सीखेंगे। आइए बेटा, सबसे पहला तो अपन निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब आप लोग जानते हैं जो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है इसके दो पार्ट हो जाएंगे। एक हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और दूसरा होगा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो बेटा एक तो हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस और दूसरा हो जाएगा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस।
अभी इनके रीजंस वगैरह सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा, अभी आप तसल्ली रखें, बस अब आप लोग मेरी बात को सुनिए। हाँ जी, अब यहां पे बेटा डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस और दूसरा डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। अब एक बात ध्यान रखना, डायरेक्ट मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का एक और रूप होता है जिसका नाम है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। तो बेटा आप लोग ये वाली बात ध्यान रखिएगा कि जो मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस है इसका एक और रूप होता है और इसके दूसरे रूप को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है सर, अब मेरी बात को समझना, मैं आपके साथ में अभी सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस को डिस्कस करूंगा। मैं अभी आपके साथ में सब यूसेज और मिक्स को डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपके साथ में अभी डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस को डिस्कस नहीं करूंगा। सर क्यों? क्योंकि बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले हम लोग डायरेक्ट मटेरियल प्राइस और यूसेज में पूरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, उसके बाद में सब यूसेज, मिक्स और यील्ड, ये तो बच्चों वाला काम है, ये तो 2 मिनट में हम लोग सीख जाएंगे उन्हीं फॉर्मूला से, तो उसमें कोई खास मेहनत वाली बात नहीं है। पर मेन जो मेहनत है वो है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में, प्राइस वेरिएंस में और यूसेज वेरिएंस में, और इन्हीं को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ये मदर वेरिएंस है। मतलब अगर आपको ये वेरिएंस अगर एक बार समझ में आ जाता है तो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस को छोड़कर बाकी सारे वेरिएंसेस के फॉर्मूला इसी पर बेस्ड होने वाले हैं। तो बेटा हमारे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के फॉर्मूला अगर अपने को आ जाएं तो बाकी की जो वेरिएंसेस हैं उनके फॉर्मूला अपने को बहुत आराम से समझ में आ जाते हैं और बहुत आराम से याद हो जाते हैं, क्योंकि इसी के बेसिस पर वो सारे के सारे फॉर्मूला बनेंगे विद माइनर मॉडिफिकेशन, छोटी छोटी सी मॉडिफिकेशन के साथ में। अच्छा आइए बेटा, अब आप लोग मेरे साथ में बिल्कुल शांत रहेंगे और बिल्कुल शांति से आप लोग मेरे साथ में ये पूरी कहानी को जरा समझेंगे। एग्जाम्पल, बिल्कुल ध्यान से मेरे साथ में ये एग्जाम्पल सुनना। और मैं आपको बता दूं, आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी फॉर्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी याद नहीं करना, सब कुछ हम लोग बिल्कुल लॉजिकली करने वाले हैं। ठीक, सुने। एज पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, we need 2 kg raw material at the rate ₹10 per kg। पॉइंट क्या है बेटा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मुताबिक हमें 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है 1 यूनिट बनाने में, और वो रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर केजी का आता है। ठीक है, अच्छा, we produced 20,000 units during current year, for which we consumed 44,000 kg raw material at the rate ₹11 per kg। Calculate material cost variance, material price variance and material usage variance। आपको बेटा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये तीनों वेरिएंसेस जो हैं वो आप लोगों को कैलकुलेट करके बताने हैं। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। सबसे पहली बात, आप लोग जानते हैं कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है या कोई भी कॉस्ट वेरिएंस हो वो स्टैंडर्ड कॉस्ट
और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। सबसे बेसिक बात समझनी है, भागना नहीं है, बिल्कुल आराम से सुनना है, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत लॉजिकली अपन लोग एक एक बात को समझेंगे। एक बात मुझे बताइए बेटा कि जब अपन कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं तो अपन स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करते हैं। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, वो हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है और हमारा एक्चुअल आउटपुट है 20,000 यूनिट्स। आप लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है और इसका रीजन अभी अभी मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की इसलिए होती है क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप जो भी एक्चुअल आउटपुट बनाते हो उस एक्चुअल आउटपुट को आप स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हो। अब जो भी आपका एक्चुअल आउटपुट है आप उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करते हो, इसलिए स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा एक्चुअल आउटपुट की होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एक्चुअल कॉस्ट की तो ऑब्वियस बात है बेटा, जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो एक्चुअल आउटपुट की रहेगी ही, विच इज 20,000 यूनिट्स। अच्छा, अब यहां पर मैं 3 कॉलम और बनाऊंगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब स्टैंडर्ड के मुताबिक बेटा कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए, स्टैंडर्ड प्राइस मतलब वो क्वांटिटी कितने रुपए की आनी चाहिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मतलब हमारा जो एक्चुअल प्रोडक्शन है उसे बनाने में कितनी कॉस्ट लगनी चाहिए थी वो हमारे पास आ जाएगी। एक्चुअल कॉस्ट में भी बेटा हम लोग 3 पार्ट कर देंगे। इधर आ जाएगा एक्चुअल क्वांटिटी, यह आएगा एक्चुअल प्राइस और यह आ जाएगा टोटल एक्चुअल कॉस्ट। ये भी मैंने यहां पे लिख दिया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सवाल कहता है स्टैंडर्ड के मुताबिक हर एक यूनिट बनाने में 2 किलो रॉ मटेरियल लगना चाहिए। तो आप मुझे बताइए बेटा कि अगर एक यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए तो बेटा 20,000 यूनिट बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए, 40,000 kg। सिंपल लॉजिक। आप मुझे सोच के बताओ कि अगर एक यूनिट को बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगना चाहिए तो अगर मैंने 20,000 यूनिट बनाई है तो उन 20,000 यूनिट्स को बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगना चाहिए, 40,000 kg। स्टैंडर्ड के मुताबिक ये रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर केजी के रेट में आना चाहिए। तो बेटा 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी आनी चाहिए, 4 लाख। तो देखो कितना सिंपल सा कैलकुलेशन है और इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन मैंने यहां पे की कि भाई साहब 20,000 यूनिट अगर आप बना रहे हो और आपको एक यूनिट बनाने में 2 kg रॉ मटेरियल लगता है तो ऑब्वियस सी बात है 20,000 के यूनिट बनाने में आपको 40,000 kg रॉ मटेरियल लगेगा। ये रॉ मटेरियल 10 रुपीज पर केजी के रेट में खरीदा जाना चाहिए। दैट मींस 4 लाख रुपए आपकी कॉस्ट आनी चाहिए। लेकिन बेटा एक्चुअली क्या हुआ कि एक्चुअली इस 20,000 यूनिट को बनाने में हमारा रॉ मटेरियल खर्च हुआ है कितना, 44,000 kg। और ये रॉ मटेरियल आया कितने का, 11 रुपीज पर केजी की रेट से। तो ये रॉ मटेरियल 11 रुपीज पर केजी की रेट से आया तो ये कितने का आया, 4,84,000 का। तो ये रॉ मटेरियल जो है ये 11 रुपीज पर केजी की रेट से आया तो ये 44,000 केजी रॉ मटेरियल हमें पड़ा 4,84,000 का। अब जरा समझो 20,000 यूनिट को बनाने में खर्चा लगना चाहिए था कितना, 4 लाख। लेकिन इन्हीं 20,000 यूनिट को बनाने में एक्चुअली खर्चा कितना लगा, 4,84,000। इसका मतलब ये हुआ कि 20,000 यूनिट बनाने में मेरे 84,000 ज्यादा खर्च हो गए और ये जो 84,000 ज्यादा खर्च हुए हैं इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्या बोलते हैं इसे अपन लोग, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। 20,000 यूनिट बनाने में 4 लाख रुपए लगना चाहिए था लेकिन उसी 20,000 यूनिट को बनाने में मेरे पैसे लग गए 4,84,000। मतलब मेरे 84,000 रुपीज ज्यादा खर्च हो गए और ये जो 84,000 ज्यादा खर्च हुआ है दोस्तों इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो दोस्तों अगर कोई मुझे कहे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालो तो मैं बोलूंगा कि भाई साहब कॉस्ट वेरिएंस का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट।
ठीक। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है 4 लाख माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट है 4,84,000। तो ऑब्वियस बात है बेटा, मैंने 84,000 ज्यादा खर्च किया है, ये नुकसान है। और बेटा इस 84,000 के नुकसान को हम लोग बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, और क्योंकि ये नुकसान है, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है, तो हम लोग इसे बोलेंगे एडवर्स। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को कि कॉस्ट वेरिएंस में हमेशा स्टैंडर्ड पहले आता है। वेरिएंसेस के जितने भी फॉर्मूला आप लोग लिखोगे उसमें स्टैंडर्ड हमेशा पहले आता है, एक्चुअल हमेशा बाद में आता है। तो सिंपल सी बात है, जिस 20,000 यूनिट को बनाने में 4 लाख रुपीस लगना चाहिए था, आपने 4,84,000 लगा दिया, तो आपने 84,000 ज्यादा खर्च कर दिया। और ये जो 84,000 आपने ज्यादा खर्च किया है, इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पर बेटा अब ये क्वेश्चन आता है कि सर ये बताओ, आखिर ये 84,000 हमारे ज्यादा खर्च हुए क्यों? तो जरा सुनो मेरी बात को। एक बात मुझे बताओ कि अगर 1 किलो रॉ मटेरियल 10 रुपए की जगह अगर आप 11 रुपए में खरीदोगे, अगर आप रॉ मटेरियल 10 रुपए की जगह 11 रुपए में खरीदोगे, मतलब रॉ मटेरियल अगर आप 1 रुपए किलो महंगा खरीदोगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? मैंने कहा कि भैया स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 किलो रॉ मटेरियल 10 रुपए का आना था, लेकिन वही 1 किलो रॉ मटेरियल आपने 11 रुपए में खरीदा, तो आपने हर 1 किलो रॉ मटेरियल को 1 रुपए महंगा खरीदा है। और ऑब्वियस ही बात है बेटा, रॉ मटेरियल अगर आप 1 रुपए महंगा खरीदोगे तो ऑब्वियस बात है आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। पर क्वेश्चन आता है कि ये कॉस्ट आखिर बढ़ेगी कितनी? ये बेटा ये कॉस्ट उतनी बढ़ेगी जितना आप खरीद कर लाए हो। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला? आप मुझे एक बात बताओ कि अगर आप रॉ मटेरियल 1 रुपए महंगा खरीदते हो, तो आपको ये 1 रुपए का नुकसान कितने किलो पर होगा? ऑब्वियस बात है बेटा, जितने किलो आप एक्चुअली खरीद कर लाओगे उतने पर आपको 1 रुपए का नुकसान होगा। तो आप मुझे बताइए, आपने रॉ मटेरियल 1 रुपए किलो महंगा खरीदा, और मेरा दूसरा सवाल यह है, ये बताओ आपने रॉ मटेरियल एक्चुअली कितना खरीदा? आप बोलेंगे सर एक्चुअली हमने खरीदा 44,000। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप 1 रुपए महंगा खरीद रहे हो और 44,000 केजी खरीद रहे हो, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 44,000 रुपीस का। 44,000 केजी पर 1 रुपीस, तो आपका खर्चा लगा 44,000। इसे बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटा स्टैंडर्ड के मुताबिक जो रॉ मटेरियल 10 रुपए में आ सकता था, वो रॉ मटेरियल आपने 11 रुपए में खरीदा, मतलब 1 रुपए महंगा खरीदा, तो आपको यहां पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है। और बेटा ये नुकसान आपको उतने किलो पर हो रहा है जितने किलो आपने एक्चुअली खरीदा। तो आपने एक्चुअली खरीदा 44,000 केजी, तो आपको 1 रुपए का नुकसान भी 44,000 केजी पर हुआ। तो ऑब्वियस बात है बेटा, आपका 44,000 की कॉस्ट ज्यादा क्यों लगी? प्राइस की वजह से। और बेटा इसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मेरे लॉजिक को ध्यान से सुनो। रॉ मटेरियल 10 रुपए की जगह आपने 11 रुपए में खरीदा, मतलब रॉ मटेरियल आपने 1 रुपए महंगा खरीदा। खरीदा कितना? 44,000 केजी, तो आपका नुकसान कितना हुआ? 44,000 रुपीस का। इस 44,000 रुपीस के नुकसान को हम लोग बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। प्राइस की वजह से हमारी कॉस्ट बढ़ी है, इसे हम लोग बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। नंबर 2, दूसरा रीजन जो आपको साफ दिखाई दे सकता है वो ये कि जो काम 40,000 केजी में हो सकता था, आपने उसी काम को करने के लिए 44,000 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया। जो काम 40,000 केजी रॉ मटेरियल से हो सकता था, आपने उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 44,000 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि आपने 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा लगाया है। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, अगर आप 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा लगाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी कॉस्ट बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ कि ना? बच्चे बोलते हैं हाँ सर। बेटा ये जो रॉ मटेरियल के इस्तेमाल में आपने गड़बड़ी की है, इसे बोलते हैं रॉ मटेरियल यूसेज वेरिएंस। बेटा ये जो यूसेज वाली गलती है, इसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस को समझो। कितना? जो काम 40,000 केजी में हो सकता था,
वही काम में मैंने 44,000 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया, इसका मतलब मैंने 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया है, तो रॉ मटेरियल ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से मुझे कितना नुकसान हो रहा है, 4,000 केजी का। पर क्वेश्चन आता है रुपए में कितना, तो जरा समझना, ये 1 रुपए वाली जो गलती है ना, ये 1 रुपए वाली गलती को आपने प्राइस वेरिएंस कहा है। तो जब मैं यूसेज वेरिएंस निकालूंगा तो मैं ये 1 रुपए वाली गलती कवर नहीं करूंगा। तो मैं कहूंगा कि सर स्टैंडर्ड के मुताबिक भी अगर देखा जाए, मैं एक्चुअल नहीं ले रहा, क्योंकि 1 रुपए की गलती प्राइस वेरिएंस है जो मैं ऑलरेडी पकड़ चुका हूं, मैं उसे नहीं पकड़ना चाहता, इसलिए मैं यहां पे 10 रुपए का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि भाई साहब अगर ये रॉ मटेरियल 10 रुपए का भी लेते ना, तो 4,000 किलो ज्यादा इस्तेमाल करने से आपको 40,000 का नुकसान होता। और बेटा ये 40,000 का जो नुकसान है, इसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्यों? क्योंकि यहां पर हमसे जो गलती हो रही है वो गलती यूसेज की गलती है। जो काम 40,000 केजी में हो सकता था, मैंने उसी काम को कंप्लीट करने के लिए 44,000 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया। तो जो 4,000 किलो रॉ मटेरियल ज्यादा लगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट तो बढ़ेगी। अच्छा कितनी बढ़ेगी? स्टैंडर्ड के मुताबिक 1 किलो रॉ मटेरियल 10 रुपए का आता है। अगर आपने 4,000 किलो रॉ मटेरियल ज्यादा काम में ले लिया, तो ज्यादा काम में लेने की वजह से आपको नुकसान कितना हुआ? 40,000 रुपए का। और अगर आप टैली करना चाहो तो आप कर सकते हो, 44 प्लस 40 84 का नुकसान। आप अगर चाहें तो प्राइस की वजह से आपको नुकसान हो रहा है 44,000 का, और यूसेज की वजह से आपको नुकसान हो रहा है 40,000 का। दोनों का टोटल लगा के देख लो, आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मैच हो जाएगा 84,000। देख लो मटेरियल की कॉस्ट में हमें टोटल 84,000 का नुकसान हुआ है। अब मेरी बात को समझना, दिमाग लगाना। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर यहां पर आपने ये तो समझा दिया कि हमारी मटेरियल कॉस्ट इस वजह से ज्यादा आ रही है क्योंकि 1 रुपए किलो महंगा खरीदा है और 4,000 किलो ज्यादा इस्तेमाल किया है। आपने सर यह भी समझा दिया कि 1 रुपए किलो महंगा खरीदा, ये नुकसान कितने किलो पर होगा? जितना खरीदोगे। खरीदा कितना? 44,000 केजी, तो नुकसान कितने पे हो गया? 44,000 केजी पर, 44,000 रुपीज का। सर ये बात भी समझ में आ गई। सर आपने बोला कि जो काम 40,000 केजी में हो सकता था, मैंने उसमें 44,000 केजी लगा दिए, तो 4,000 किलो रॉ मटेरियल मैंने ज्यादा लगा दिया। ये मेरे यूसेज की गलती है और इस गलती की वजह से मुझे 40,000 का नुकसान हुआ है 10 रुपए के हिसाब से, और दोनों मिलाकर 84,000 हो रहा है। पर सर अभी भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि सर आपने 4,000 को 11 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, आपने 4,000 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया? तो जरा मेरी बात को सुनो, यहां पर ध्यान से देखो बेटा, मैंने 1 रुपीज को 44,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो 4,000 केजी पर जो 1 रुपए की गलती है वो मैं ऑलरेडी प्राइस वेरिएंस में कवर कर चुका हूं। ध्यान से देखो, मैंने 1 रुपीज को 44,000 से मल्टीप्लाई किया, तो 4,000 केजी जो 44,000 के अंदर इंक्लूडेड है, उस 4,000 केजी की 1 रुपए की गलती मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। इसीलिए बेटा जब मैंने 4,000 केजी को मल्टीप्लाई करने के लिए देखा तो मैंने 11 रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने 10 रुपीज से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 रुपीज से मैं ऑलरेडी इसे मल्टीप्लाई कर चुका हूं और उस गलती को मैंने मटेरियल प्राइस वेरिएंस बोल दिया है, तो वो मटेरियल यूसेज वेरिएंस में कवर नहीं करनी है। बच्चे बोलते हैं नहीं सर, बच्चे बोलते नहीं सर, ये जो आपने यहां पर हमें समझाया ये वाली बात जो है ये हमें वैसे तो समझ में आ रही है, लेकिन आपने मटेरियल यूसेज वेरिएंस को 10 रुपए से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये हमें अभी भी क्लियरली समझ नहीं आ रहा। सर आप तो बोल रहे हो कि 44,000 केजी को जब 1 रुपीज से मल्टीप्लाई किया तो वो 4,000 केजी के 1 रुपए की गलती जो है, 1 रुपीज की जो मिस्टेक है वो कवर हो गई है 44,000 में, इसलिए आपने 10 रुपए से मल्टीप्लाई किया है। लेकिन सर फिर भी हमें ये वाली बात समझ में नहीं आ रही है, सर थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैंने बोला ठीक है अभी क्लैरिफाई करता हूं। सर कैसे क्लैरिफाई करेंगे? मैंने बोला देखते जाओ बेटा तुम, मैं कैसे क्लैरिफाई करूंगा, और जो मेरा क्लैरिफाई करने का तरीका है इससे सारे के सारे लॉजिक और कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे। दोस्तों ऐसा समझें, मान लेते हैं बेटा ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, सॉरी
ये मेरी स्टैंडर्ड प्राइस है और ये मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे बस ये बता दो स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, इधर देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस को क्या बोलते हैं? सर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। मैंने बोला ठीक है भाई, तो मैंने कहा मैं इसका नाम रख देता हूं टोटल, मैं इसका नाम रख देता हूं टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है भाई, बेटा ये मेरी एक्चुअल प्राइस है और ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है। तो बेटा ये मेरी एक्चुअल प्राइस है, ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है, और आप लोग जानते हो बेटा एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस को अपन क्या बोलते हैं? टोटल एक्चुअल कॉस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? टोटल एक्चुअल कॉस्ट। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप ये बताओ कि यदि टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से अपन टोटल एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करें, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से यदि अपन टोटल एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करें, तो बेटा हमारे पास क्या आएगा? मेरा कहने का मतलब यह है कि ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच का ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच का ये जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, इस डिफरेंस को अपन क्या बोलेंगे? इस डिफरेंस को अपन लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अपन लोग बोलेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पक्की बात है? अब दिमाग लगाना, इस मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन जो हैं वो आपको साफ तौर पे दिखाई दे जाएंगे, और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन आपको साफ तौर पे दिखाई देंगे। एक रीजन है प्राइस का डिफरेंस और दूसरा रीजन है क्वांटिटी का डिफरेंस। आप ध्यान से देखिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन आपको साफ दिखाई देंगे, और रीजन आपको साफ दिखाई देंगे, एक है प्राइस का डिफरेंस और दूसरा है क्वांटिटी का डिफरेंस। आपने 10 रुपए की जगह 11 रुपए में आपने रॉ मटेरियल खरीदा, एक तो ये गलती, ये रीजन है। दूसरा, आपने 40,000 केजी की जगह 44,000 केजी काम में लिया, ये आपकी मिस्टेक है। इस तरीके से देखा जाए तो कुल मिलाकर यहां पर दो रीजन है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के। अब मेरी बात को सुनना, सब दिमाग लगाना और बहुत ध्यान से सुनना। एक बात मुझे बताओ, रॉ मटेरियल खरीदने कौन गया था? परचेज मैनेजर। इसका मतलब यह हुआ कि प्राइस की गलती के लिए परचेज मैनेजर जिम्मेदार है। बेटा आप मुझे बताइए, 10 रुपए वाला रॉ मटेरियल 11 रुपए में खरीद के लाया कौन? परचेज मैनेजर। तो बेटा ये जो प्राइस वाली गलती है, इस प्राइस वाली गलती के लिए कौन जिम्मेदार है? परचेज मैनेजर जिम्मेदार है। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल सर क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जो परचेज मैनेजर है उसकी गलती स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक मानी जाए या उसकी गलती एक्चुअल क्वांटिटी तक मानी जाए? मेरी बात का जवाब दो। मेरा यह कहना है प्राइस वाली गलती, मतलब 1 रुपए महंगा खरीदने की जो गलती है वो परचेज मैनेजर ने की है, लेकिन परचेज मैनेजर की गलती को मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक मानूं या परचेज मैनेजर की गलती को मैं एक्चुअल क्वांटिटी तक मानूं, ये डिस्कशन आया। जब डिस्कशन होता रहा तो डिस्कशन में एक मुद्दा निकला कि परचेज मैनेजर बाजार से खरीद के क्या लाया है, और जवाब है परचेज मैनेजर बाजार से एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है। और अगर परचेज मैनेजर बाजार से एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है तो फिर उसने 1 रुपए का जो नुकसान किया है वो पूरी एक्चुअल क्वांटिटी पे नुकसान किया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे नुकसान नहीं किया। जैसे कि इस एग्जांपल को देखो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 40,000 केजी है, एक्चुअल क्वांटिटी 44,000 केजी है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि परचेज मैनेजर जो 1 रुपए महंगा खरीद के लाया है वो कितना खरीद के लाया? 40,000 केजी की 44,000 केजी? अब आप लोग मुझे बोलेंगे सर 44,000 केजी। अब ऑब्वियस बात है, अगर बाजार से 44,000 केजी खरीद के लाया है तो 1 रुपए का नुकसान भी पूरे 44,000 केजी पर किया है। तो आप मुझे बताइए, परचेज मैनेजर ने जो मिस्टेक की है वो मिस्टेक मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक लूं या पूरा का पूरा एक्चुअल क्वांटिटी तक लूं? आप बताइए कहां तक लूं? बेटा जल्दी बताओ। परचेज मैनेजर ने एक्चुअल क्वांटिटी खरीदी है तो 1 रुपए का नुकसान स्टैंडर्ड क्वांटिटी तक लूं या एक्चुअल क्वांटिटी तक लूं?
सर ऑब्वियस बात है, नुकसान एक्चुअल क्वांटिटी तक लेना है क्योंकि वो खरीद के लाया क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने बोला ठीक है। तो बेटा मैंने क्या किया, मैंने प्राइस की गलती को, मैंने इस प्राइस की गलती को कवर कर लिया है एक्चुअल क्वांटिटी तक। मैंने इस प्राइस की गलती को एक्चुअल क्वांटिटी तक मैंने कवर कर लिया है। देखो बेटा, बेटा ये 1 रुपए महंगा खरीदना परचेज मैनेजर की गलती है। और ध्यान से देखिए बेटा, ये 1 रुपए महंगा खरीदना परचेज मैनेजर की गलती है। और बेटा मैंने इस गलती को पूरी एक्चुअल क्वांटिटी तक कवर किया है। और पूरा एक्चुअल क्वांटिटी तक कवर क्यों किया, क्योंकि बेटा ये एक्चुअल क्वांटिटी खरीद के लाया है तो नुकसान पूरा उसी पर हुआ है। ठीक है सर, तो अब जरा ध्यान से देखो, ये जो गलती है इस गलती को हम लोग बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस को ध्यान से देखते हैं तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैंने यहां पे प्राइस का डिफरेंस लिया है, प्राइस की गलती ली है, और ये गलती मैंने एक्चुअल क्वांटिटी तक ली है क्योंकि परचेज मैनेजर पूरी एक्चुअल क्वांटिटी खरीद कर लाया है। अब दूसरी बात, अब आप समझो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के ज्यादा आने का दूसरा रीजन क्या है, वो है ज्यादा क्वांटिटी खर्च करना। मतलब जो काम 40,000 केजी में हो सकता था वही काम आपने 44,000 केजी में किया है। दैट मींस आपने 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया है। और बेटा ये जो 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल किया, ये दूसरी गलती है, इसी को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और बेटा याद रखना, इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है, इस गलती के लिए जिम्मेदार होता है प्रोडक्शन मैनेजर। बेटा ऑब्वियस सी बात है, रॉ मटेरियल खर्च कहां पर हो रहा है, फैक्ट्री में। और फैक्ट्री में प्रोडक्शन को कौन देख रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोडक्शन को संभालने का काम कर रहा है प्रोडक्शन मैनेजर। तो ऑब्वियस ही बात है, ये 4000 किलो जो रॉ मटेरियल वेस्ट हुआ है, इस वेस्टेज के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो हमारा रॉ मटेरियल की क्वांटिटी ज्यादा खर्च हो रही है, इस गलती के लिए कौन जिम्मेदार है, प्रोडक्शन मैनेजर। लेकिन क्वेश्चन आता है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर कहां तक जिम्मेदार है, क्वांटिटी के डिफरेंस के लिए, लेकिन कहां तक, स्टैंडर्ड प्राइस तक जिम्मेदार है या एक्चुअल प्राइस तक जिम्मेदार है। अब थोड़ा दिमाग लगाना बेटा, ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड प्राइस से ऊपर वाली जो गलती है वो किसकी है, परचेज मैनेजर की। स्टैंडर्ड प्राइस से ऊपर वाली जो गलती है वो परचेज मैनेजर की गलती है। तो ऑब्वियस ही बात है, स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती अगर परचेज मैनेजर की गलती है तो प्रोडक्शन मैनेजर की जो गलती है वो तो स्टैंडर्ड प्राइस तक ही रहेगी। मेरी बात को समझो, अगर स्टैंडर्ड प्राइस के बाद वाली गलती अगर परचेज मैनेजर की है तो प्रोडक्शन मैनेजर की जो गलती है वो तो स्टैंडर्ड प्राइस तक ही रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, उस प्रोडक्शन मैनेजर की गलती जो है वो सिर्फ यहीं तक है। बेटा जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है, उस प्रोडक्शन मैनेजर की जो गलती है वो गलती बेटा सिर्फ यहीं तक है। समझो, मतलब दिमाग लगाओ, स्टैंडर्ड प्राइस के बाद वाली गलती अगर आपने परचेज मैनेजर की मानी है तो बेटा फिर उस गलती के लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर की जो गलती है वो प्रोडक्शन मैनेजर की गलती सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस तक है। स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती प्रोडक्शन मैनेजर की गलती नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, ये वाली जो गलती है ना, इस गलती को हम लोग बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। और याद रखना बेटा, ये जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस वाली गलती है, इस गलती के लिए प्रोडक्शन मैनेजर जिम्मेदार है, परचेज मैनेजर जिम्मेदार नहीं है। बेटा एक बात बताओ ना, जो काम 40,000 केजी रॉ मटेरियल से हो सकता था, यदि उसी काम में आपने 44,000 केजी रॉ मटेरियल लगा दिया, यदि उसी काम में आपने 4,000 केजी रॉ मटेरियल ज्यादा लगा दिया, तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर 4,000 केजी रॉ मटेरियल वेस्ट हो रहा है। और ये गलती किसकी है, प्रोडक्शन मैनेजर की, क्योंकि वही फैक्ट्री को संभाल रहे हैं। अच्छा,
एक बात का ध्यान रखना, प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। इस गलती के लिए परचेज मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। और बेटा ये जो सब यूसेज वेरिएंस है, इसके लिए प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल। बेटा इसके लिए जो हमारा प्रोडक्शन मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबल है। एक और बात बेटा, अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चार्ट को देखकर एक बार फॉर्मूला समझने का प्रयास करें। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इस चार्ट को देखकर मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? सबसे पहला मैं डिफरेंस लूंगा स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का। बेटा ध्यान से देखो, मैंने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस ले लिया। मतलब मैंने ये देखो इधर, ये मैंने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस ले लिया, और इस डिफरेंस को मुझे लेके जाना है कहां तक? एक्चुअल क्वांटिटी तक। तो लीजिए बेटा, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया एक्चुअल क्वांटिटी से। ठीक है, अगर बेटा मुझे मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला चाहिए तो मैंने क्या किया? मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस ले लिया। स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है वो मैंने ले लिया मल्टीप्लाइड बाय। अब आप इसे देख के बताओ कि मुझे इस डिफरेंस को कहां तक लेके जाना है? स्टैंडर्ड प्राइस तक लेके जाना है या पूरा ऊपर एक्चुअल प्राइस तक लेके जाना है? सर देख सकते हैं, इसे स्टैंडर्ड प्राइस तक लेके जाना है। सर हम समझ गए हैं कि स्टैंडर्ड प्राइस के बाद वाली गलती आपने आपने प्राइस वेरिएंस में कवर कर ली है, और स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती क्योंकि प्राइस वेरिएंस में कवर हो गई है, इसलिए उसे यूसेज वेरिएंस में दोबारा कवर करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा ध्यान से देखो, मैंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस में सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस तक ही मैंने कवर किया है, स्टैंडर्ड प्राइस के बाद मैंने कवर नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपको कोई भी फॉर्मूला अगर याद ना आए तो आपको याद मतलब रटने की जरूरत नहीं है। आप ये सिंपल सा ग्राफ बनाओ, और ये ग्राफ बनाते ही सारी के सारी फॉर्मूला आपके सामने आ जाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि बेटा मैं आगे चल के मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस के फॉर्मूला भी इसी ग्राफ से निकालूंगा। मटेरियल सब यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला मैं इसी ग्राफ से जनरेट करूंगा। मतलब अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देख रहे हैं तो आगे के फॉर्मूला भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आगे के फॉर्मूला भी इसी ग्राफ से निकलेंगे। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, कॉन्सेप्ट और लॉजिक जो है वो तो पूरा का पूरा एप्लीकेबल होगा, पूरा का पूरा लगेगा। तो अगर ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस के लिए, तो ऑब्वियस बात है ये कॉन्सेप्ट सब यूसेज और मिक्स पर भी लगेगा। ठीक है, तो बेटा इस ग्राफ को देख करके हम लोग अपने सारे के सारे फॉर्मूला बना सकते हैं। खैर आइए दोस्तों, अगर आपने ये ग्राफ कॉपी नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग ये ग्राफ पहले कॉपी कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बेटा अगर आपने ये ग्राफ कॉपी नहीं किया है तो पहले आप लोग ये ग्राफ कॉपी कीजिए। आपके ग्राफ कॉपी करने के बाद ही हम लोग आगे चल पाएंगे। हाँ जी, चलिए जी बेटा फटाफट से आप लोग ग्राफ कॉपी कीजिए। और बेटा लिखना आप लोग वहीं बंद किया कीजिए जहां पर मैं आपको मना करूं कि बेटा अभी आपको लिखना नहीं है। अदरवाइज बेटा मैं कोई भी ग्राफ बनाता हूं, कोई भी चार्ट बनाता हूं आपको समझाने के लिए, तो बेटा आप लोग एज अ रूटीन उसे आप लोग कॉपी किया करें। ठीक है, चलिए बेटा फटाफट से आप लोग कॉपी कर लीजिए, फटाफट फटाफट कॉपी कीजिए।
चलिए आइए दोस्तों, अब इस ग्राफ को हम लोग अकेला छोड़ देते हैं और हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के बारे में। बेटा आप लोग जानते हैं, चाहे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस हो, चाहे लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो, कॉस्ट वेरिएंस का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। और इसका लॉजिक आपको पता है कि जितना भी आप एक्चुअल प्रोडक्शन करोगे आप उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करोगे, और स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस है उसे आप वेरिएंस बोलकर P&L से राइट ऑफ करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना भी आपका एक्चुअल प्रोडक्शन होने वाला है आप उसे स्टैंडर्ड कॉस्ट पर वैल्यू करने वाले हो। तो याद रखना, कॉस्ट वेरिएंस का एक ही फॉर्मूला होता है, टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। यहां पर भी वही होगा। This variance will show the difference between total standard cost and total actual cost ऑफ रॉ मटेरियल। बेटा जो भी हमारी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट है और जो भी हमारी टोटल एक्चुअल कॉस्ट है उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला अगर अपन लोग लिखें तो फॉर्मूला होगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल्स टू टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट, वेयर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, और बेटा टोटल एक्चुअल कॉस्ट का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। मतलब बेटा इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी क्वांटिटी लगनी चाहिए थी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, और बेटा इस क्वांटिटी को, इस प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी इनटू एक्चुअल प्राइस, वो हमने यहां पे कर दिया। तो हमारे पास टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट आ गई। वैसे बेटा अगर आप दिमाग लगाएं तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दो रीजन आपको यहीं पर साफ दिखाई दे जाएंगे कि सर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आने के दो रीजन है, एक क्वांटिटी का डिफरेंस और दूसरा प्राइस का डिफरेंस। आपको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के दोनों रीजन यहां पे साफ दिखाई दे जाएंगे। एक रीजन है आपका प्राइस का डिफरेंस और दूसरा है आपका क्वांटिटी का डिफरेंस। जो प्राइस का डिफरेंस है दैट इज मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और जो क्वांटिटी का डिफरेंस है दैट इज मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है, आइए बेटा आगे चलें। सेकंड पॉइंट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। बेटा अभी अभी मैंने आपको समझाया मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपकी स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस के बीच का डिफरेंस कवर करेगा, और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? परचेज मैनेजर। और वो कितनी क्वांटिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? जितनी वो एक्चुअली खरीद के लाया। अगर 1 रुपए किलो महंगा खरीदा है तो नुकसान कितना होगा? जितना एक्चुअली खरीदोगे उतना ही नुकसान होगा। तो इनटू किससे करना है? एक्चुअल क्वांटिटी से। लिखें दिस वेरिएंस will show the difference between standard price and actual price. Standard price and actual price. Purchase manager of the organization will be responsible
will be responsible for this variance। बेटा इस वेरिएंस के लिए जिम्मेदार कौन है? परचेज मैनेजर। अगर आप मुझे कहें कि सर फॉर्मूला लिखिए, तो ये लीजिए बेटा फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा हमारा हो जाएगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। अब हमेशा ध्यान रखना, वेरिएंसेस के फॉर्मूला में हमेशा स्टैंडर्ड पहले आता है, एक्चुअल बाद में आता है, तो मैंने कर दिया स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। पर क्वेश्चन आता है कि ये नुकसान मुझे कितनी क्वांटिटी पर हुआ है? तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये नुकसान मुझे हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी पर। जितनी क्वांटिटी मैंने परचेज की है उतनी क्वांटिटी पर मुझे ये नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगली बात, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मटेरियल यूसेज वेरिएंस लिखें, this variance will show the difference between standard quantity and actual quantity of raw material। बेटा ये जो वेरिएंस है, ये वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच के डिफरेंस को कवर करेगा। प्रोडक्शन मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वेरिएंस। बेटा इस वेरिएंस के लिए हमारा प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा। बेटा जल्दी मुझे बताइए, इस वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्शन मैनेजर। ठीक है, फॉर्मूला मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। अब बेटा मैंने यहां पे क्वांटिटी का डिफरेंस जो है वो कवर कर लिया इनटू। अब दिमाग लगाइए बेटा, बेटा आप ये बताइए कि जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है उसके ऊपर वाली जो गलती है वो प्राइस वेरिएंस है, वो यूसेज वेरिएंस नहीं है। तो ऑब्वियस बात है जो यूसेज वाली गलती है वो मुझे स्टैंडर्ड प्राइस तक ही लेनी है, क्योंकि स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर वाली गलती यूसेज वेरिएंस नहीं है, वो प्राइस वेरिएंस है। वो महंगा खरीदने की गलती है, वो इस्तेमाल करने की गलती नहीं है। तो बेटा मैं इसे मल्टीप्लाई किससे करूंगा? स्टैंडर्ड प्राइस से। तो बेटा मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस लिया और उस डिफरेंस को मैंने स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ गया। मतलब 4000 किलो ज्यादा इस्तेमाल करने से हमें कितना नुकसान हुआ वो यहां पर मेरे पास में आ गया है। क्लियर बात? तो देखिए बेटा मैंने आप लोगों को मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बारे में आपको समझाया। और बड़ी जोरदार बात यह है कि अगर आपको ये तीन वेरिएंसेस आ जाते हैं तो बाकी के जो वेरिएंसेस हैं वो सीखना बहुत बच्चों वाला काम है, बहुत मामूली काम है, उसमें कोई खास बात इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन दोस्तों मैं यहां पे देख सकता हूं कि हमारी आज की क्लास में ब्रेक का जो समय है वो हो गया है, और ऑब्वियस सी बात है ब्रेक लेना जीवन में बहुत जरूरी है। तो भैया आप लोग यहां पे लीजिए 10 मिनट का ब्रेक, और आपके 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी आगे की बात। ठीक है, तो टेक अ ब्रेक, 10 मिनट का ब्रेक है। 10 मिनट के ब्रेक के बाद फिर हम लोग आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक, चलिए बेटा मिलते हैं ब्रेक के बाद।